नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। रात के 9 बजने वाले हैं और खोज खबर में वक्त है खबर देने का और खबर लेने का। आज शो की शुरुआत करें उससे पहले हम कोरोना के उन योद्धाओं का शुक्रिया अदा करेंगे जो विषम परिस्थितियों में दिन रात अपना फर्ज अदा कर रहे हैं, जिनकी वजह से हम बिना रुके बिना थके आप तक हर जरूरी खबर पहुंचा रहे हैं। ऐसे मुश्किल वक्त में जब पूरा देश कोरोना वायरस के खिलाफ महाजंग लड़ रहा है तो हम सबका फर्ज बनता है कि हम भी अपना कर्तव्य निभाएं। इन हालात में कुछ कर्मवीर ऐसे हैं जो खामोशी से दिन रात देश को सतर्क और सावधान कर रहे हैं। देश के कोने कोने तक हर जरूरी खबर, कोरोना पर हर जरूरी अपडेट पहुंचाने में अपना योगदान दे रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म, केबल ऑपरेटर्स, न्यूज प्रोवाइडर सर्विस से जुड़े हर उस शख्स की जिनकी मेहनत से आप तक हर खबर पहुंच रही है। न्यूज नेशन दिल से इन कोरोना कर्मवीरों का शुक्रिया अदा करता है। हम मिलकर साथ चलेंगे और कोरोना को हराएंगे। कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा। और अब बात करते हैं खोज खबर में। हम अभी खबर ले रहे हैं और खबर लेंगे एक बार फिर मौलाना साद की, क्योंकि देश की 25 सुरक्षा और जांच एजेंसियों की टीम तबलीगी जमात के मरकज मामले की पड़ताल कर रही है। मल्टी एजेंसी सेंटर की जांच जारी है कि कोरोना वाली जमात का कोई आतंकी कनेक्शन तो नहीं। इसी बीच लादेन के चेले ऐमान अल जवाहरी की एंट्री से सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई है, क्योंकि शातिर मौलाना साद अब तक सामने नहीं आया है, मगर उसका एक राज खुलकर बाहर आ रहा है। साद के हमदर्द उसके गुनाहों पर पर्दा डालने को हिंदू मुस्लिम का रंग देने में जुटे हैं और इसी का असर है कि भारत को अस्थिर करने वाली ताकतें जाल बिछाने में लगी हैं। ऐसे में मुस्लिमों के बहाने विक्टिम कार्ड खेलने वाले लोग ये ना सोचे कि जाने या अनजाने आतंकी संगठनों का ट्रैप में फंस तो नहीं रहे, क्योंकि अलकायदा भी इसी साजिश के तहत विवाद में कूद पड़ा है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब तबलीगी जमात के बीच अलकायदा का नाम आया हो। इससे पहले भी फंडिंग और वीजा को लेकर खुलासे हो चुके हैं। सबसे बड़ी बहस को आगे बढ़ाएं उससे पहले देखिए कट्टरपंथी जमातों को जिहाद के लिए कैसे उकसा रहा है अलकायदा का सरगना अल जवाहरी, और कैसे होती है इसकी हिंदुस्तान में एंट्री। शातिर साद और जमातियों के उत्पात के बीच क्यों आया जवाहरी? कोरोना काल में जिहाद वाली खोखली धमकियों से नहीं डरेगा भारत। क्या है तबलीगी जमात का अलकायदा कनेक्शन का सच? कोरोना वाली जमात का आका मौलाना साद अब तक सामने नहीं आया और अब मरकज के वो 20 शागिर्द भी अंडरग्राउंड हो गए जिन पर केस दर्ज हुआ था। इधर तबलीगी जमात के आका का एक एक काला चिट्ठा खुलकर सामने आ रहा है। उधर लादेन के चेले के अंदर का आतंकी भी जाग गया। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि जब दुनिया कोरोना के कहर से जूझ रही है तो दुनिया का ब्लैक लिस्टेड आतंकी ऐमान अल जवाहरी भारत के मुसलमानों को ट्रैप में लेने के लिए जिहाद का जहर घोल रहा है। ये महज संयोग है या फिर सोची समझी साजिश? उससे पहले देखिए जवाहरी ने कैसे उगला जहर। 5 मई को धमकी भरे पोस्टर में अलकायदा का आका भारत के खिलाफ इस तरह जहर उगलता नजर आया। भारत मुस्लिमों पर जारी वैश्विक युद्ध का हिस्सा है और भारत सरकार ने मुस्लिमों के खिलाफ कई कदम उठाए हैं। इसलिए अब भारतीय मुसलमानों को इकट्ठा होना चाहिए और हथियार इकट्ठा करके जिहाद करना चाहिए। मेरी गुजारिश है कि भारतीय मुसलमान इस्लामिक जिहाद में शरीक हों। लादेन के खात्मे के बाद जब जवाहरी ने प्रतिबंधित संगठन अलकायदा की कमान संभाली थी तो उसने भारत के मुसलमानों को बरगलाकर ट्रैप में लेने की कोशिश की थी। इसके लिए बाकायदा उसने अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट नाम का जाल बिछाया, जिसके हर मॉड्यूल को भारतीय खुफिया एजेंसी और एनआईए तोड़ती आई है। 2015 से 2019 के बीच अलकायदा के AQIS मॉड्यूल का पर्दाफाश किया गया, मगर इस बार साद और जमात कांड के बीच जवाहरी की एंट्री ने सुरक्षा एजेंसियों को चौकन्ना कर दिया है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है। 17 नवंबर 2011 को विकिलीक्स ने अलकायदा और तबलीगी जमात के नेटवर्क पर बड़ा खुलासा किया था। विकिलीक्स ने दावा किया था कि अलकायदा से जुड़े लोगों ने वीजा पाने के लिए तबलीगी जमात का इस्तेमाल किया और उन्हें पैसे देकर पाकिस्तान यात्रा का इंतजाम भी कर लिया। ये सारी जानकारी विकिलीक्स ने सीक्रेट अमेरिकी दस्तावेज में दी। विकिलीक्स की रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि आतंकियों ने तबलीगी जमात के जरिए जिहाद की योजना को आगे बढ़ाने की कोशिशें की। ये ऐसी पहली रिपोर्ट थी जिसमें सीधे सीधे तबलीगी जमात का अलकायदा जैसे आतंकी संगठन के साथ कनेक्शन जोड़ा गया था। हालांकि तब तबलीगी जमात ने रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया था, मगर अब
जवाहिरी की चाल से फिजा में कई सवाल तैरने लगे हैं। जवाहिरी की खोखली धमकियों से भारत न कभी डरा था न डरेगा, मगर सवाल उन लोगों से है जो साथ की करतूतों को हिंदू बनाम मुस्लिम का रंग देकर बचाव कर रहे हैं। तो सवाल यह है, कौन बना रहा है इसे हिंदू और मुसलमान का मामला? हम किसी मुसलमान की बात नहीं कर रहे हैं। भारत का 90% मुसलमान बहुत देशभक्त है, इस देश से प्यार करता है, इस देश का सम्मान करता है, इस देश के लिए जीने मरने की कसमें खाता है। लेकिन कौन है जो मौलाना साद को विक्टिम बना रहे हैं? यहां पर मैं एक बात साफ करने चाहूंगा, अल जवाहिरी जैसे कितने भी आ जाएं, भारत में हर इंसान उनको जौहर करने की हिम्मत रखता है, उनको सिरे से खत्म करने की हिम्मत रखता है। इसीलिए चाह कर भी उसने कितने दाने डाले, लेकिन भारत में अलकायदा को नहीं खड़ा कर पाया। हम यहां साफ साफ कहना चाहते हैं न्यूज नेशन पर कि भारत के मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, जितने भी समुदाय के लोग हैं, जितने भी धर्म के लोग हैं, वो सब अल जवाहिरी को बिल्कुल अल जवाहिरी की इस कोशिश को सिरे से खारिज कर देंगे और कट्टरपंथ और जिहाद की एंट्री हिंदुस्तान के अंदर नहीं होने देंगे। ये मेरा पूरा का पूरा विश्वास है। लेकिन बहस की शुरुआत करनी पड़ेगी, और बहस की शुरुआत में मौलाना साद को मुसलमान बताकर बचाने की साजिश क्यों हो रही है, उनके साथ विक्टिम कार्ड क्यों खेला जा रहा है, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ है रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा, सिराज कुरैशी साहब जो कि इस्लामिक स्कॉलर है, एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, नाजनीन अंसारी मेरी बहन, नेशनल सदर है मुस्लिम महिला फाउंडेशन की, मुजब्बिर रहमान तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं, मौलाना सईद उल कादरी जो कि प्रेसिडेंट है कादरिया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के, हैदराबाद से जुड़े हैं मौलाना साहब, और साथ ही साथ मेरे साथ शादाब चौहान है, एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है और साथ ही साथ पीस पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं आना चाहूंगा जनरल के सिन्हा के पास। जनरल साहब, ये जो बातें पाकिस्तान से फैलाई जा रही हैं कि भारत में इस्लामोफोबिया है, इस्लामोफोबिया है, ये इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि ये पाकिस्तान की बहुत सोची समझी चाल है? क्योंकि आज तक 370 पर मात खाई उसने, उरी में मात खाई उसने बालाकोट में मार खाई, अभी भी मार खा रहा है। अभी देश कहां जाएगा किसी को कुछ पता नहीं। लेकिन ऐसे में ये पूरा कांड और ये इस्लामोफोबिया का नैरेटिव क्यों दिया जा रहा है? देखिए दीपक जी, इसका एक ही कारण है कि आप देख रहे हैं कि विश्व में जब आईएस का खात्मा हुआ, खास करके में यमन में, सीरिया में, उसके बाद जो अल कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, क्योंकि वो उसकी स्थापना 214 में हुई थी, और जो उसका अमीर है, उसका अमीर में जवाहिरी का नाम तो आ रहा है, जो मेन अमीर है जो अल कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, वो आसिम उमर है, वो पाकिस्तान में। ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जाते थे, खास करके भारत के अंदर में, उसके अंदर में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और म्यांमार शामिल था, और ये उस समय से ही चल रही है। 2015 में जैसे आपने बताया, 2015 से लेकर के 2019 तक NIA ने और हमारे इंटेलिजेंसीज ने इसको हरदम नकारते रहे। PFI उसी का हिस्सा है, जमाती इस्लामी का उसमें थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट हुआ। बट जब आप देखते हैं 2011 में एक खुफिया रिपोर्ट, आपने भी शायद इसका जिक्र किया था, ये खुफिया रिपोर्ट अमेरिकन का इसका है उस समय ही, क्योंकि 2011 जून में जो आप जवाहिरी था उसने कमान संभाली थी अलकायदा का, उसके बाद से ही उसने ये चाहा कि ये चीज यहाँ बढ़े, और 2014 में उसको खड़ा कर पाया। 2015 में इंडिया में आया, जब जमात इस्लामी का नाम उस समय आया था, तो हमने तो ये कह दिया कि हमने जमात इस्लामी से पूछ लिया। जमात इस्लामी, खास करके जमात जो जिसके अभी मौलाना साहब हैं, इनका नाम उस समय भी आया था। हम लोगों ने पूछताछ छोड़ करके इनको कर दिया किनारे। मगर आपको यकीन दिलाता हूं, चाहे वो शाहीन बाग है, चाहे PFI का मामला है, चाहे जमात इस्लामी है, चाहे जाकिर मूसा का नाम आपको याद होगा, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, वहां पर अलकायदा का उसको लीडर बनाया गया, मगर वो बाद में उसने नाम बदलकर गुजावत और हिंद कर दिया, उसने जाकिर मूसा मारा गया, वहां ये फेल हुआ। आज के दिन में हम लोग इसको फेल करते रहे हैं, जैसा आप बताते हैं, क्योंकि इंडियन मुस्लिम इनको नकारा करती रहे। मगर सबसे बड़ी जो साजिश अभी मुझे दिखाई देती है, उसके अंदर में ये आपको ये जमात जो आप देख रहे हैं, और जो देख रहे हैं कोरोना का, और खास करके कश्मीर के अंदर जो आप देखिए, जो कि एक रेजिस्टेंस फ्रंट बनाया जा रहा है, इसमें भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है।
इस तरह से पूरे देश के अंदर में फैलाना, मैं आपसे पूरा वाजिब ये रखता हूं, जब आप कहते हैं कि 90% मुस्लिम हमारे साथ हैं, मैं तो ये कहता हूं कि इसकी संख्या ज्यादा है, 99 तक जा सकता हूं, पर क्या करेंगे वो 1% लोगों के, क्या करेंगे वो भारत के, वो जो में एक पाकिस्तान है जो कि केवल मुस्लिमों से नहीं चलता, उसके अलावा कुछ उसमें भी है जो हमारे बीच में ही बैठे हुए हैं, वो जाने अनजाने किस कारण से इनको सपोर्ट करते हैं और यहाँ पर खेड़ा खड़ा करते हैं कि हिंदू मुस्लिम का मामला है। देखिए, इसके आड़ के अंदर में ये चीज आप ले लें, वेदर जम्मू एंड कश्मीर में जो आप देख रहे हैं लास्ट 2 महीने से, और जो आप देख रहे हैं देश के अंदर, चाहे शाहीन बाग का इलाका हो या देश के अंदर में जो एक राइट जो हुआ था, जो आपने बहुत ज्यादा इसको कवर की है, शाहीन बाग में आपको जाने नहीं दिया गया, ये सारे चीज जुड़े हैं, इनके तार यदि आप जोड़िएगा तो आज देखिए जिस तरह से ये भी आ रही कि फंडिंग आई है, फंडिंग बहुत ज्यादा आया है, और यदि हम इस पे चूक गए तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम एक बहुत बड़े इस बखेड़े में पड़ने चाहते हैं। ठीक है, बहस की शुरुआत करता हूं जनरल सिन्हा, बहस की शुरुआत करता हूं। सबसे पहला सवाल लेता हूं हमारे खास मित्र मुजब्बिर रहमान से। मुजब्बिर रहमान कहते हैं कि जामिया के लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, जामिया में लाठियां बरसाई गई, जामिया के लोगों के सामने दंगा हुआ, सब बातें हुई, लेकिन उनको लगता है जामिया के लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। जामिया कितनी बड़ी देशभक्त ऑर्गेनाइजेशन है मुजब्बिर जी, सुनिए। वहां की एक छात्रा है महूर परवेज, लॉ में पढ़ती हैं, उन्होंने एक पोस्ट लिखा है अपने अकाउंट पर, और उन्होंने यही लिखा है, कल हमारे जो लोग कश्मीर में शहीद हुए उनके बारे में उन्होंने ये लिखा है कि हम इन वॉर क्रिमिनल्स को कैसे गौरवान्वित कर सकते हैं। ये जामिया से देश विरोधी सोच क्यों निकलती है मुजब्बिर रहमान, जवाब दीजिए। एक्शन का रिएक्शन होगा। मैं अभी के जनरल साहब को बता दूं, ये शाहीन एक्शन का रिएक्शन, ये देशद्रोही सोच है। महूर परवेज की जगह जामिया में नहीं, पुलिस की कोठरी में होनी चाहिए। आप मुझे सुन लीजिए, आपको जो करना है करिए, सच अपना रास्ते चलता रहेगा। कौन सच्चा है कौन झूठा है सब जानते हैं। शाहीन बाग को किससे मिलाया? ये शाहीन बाग में क्या था? शाहीन बाग अगर कुछ महिलाएं, देश की महिलाएं, जहां प्रधानमंत्री बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, वहां अगर कुछ मुसलमान महिलाएं बैठ जाती हैं तो सबको इतनी तकलीफ हो गई है। जो नारे लगाती है कि मार दो अमित शाह को, मार दो प्रधानमंत्री को, जो बच्चों से नारे लगवाती है, मार दो गृह मंत्री को, मार दो अमित शाह को। भेजी, आप सुनते रहे नहीं दीपक जी, आप बता रहे हो ना मुजब्बिर, जो नैरेटिव आप बनाना चाहते हैं देश में। दिल्ली दंगे, जनरल साहब बताएं कि दिल्ली दंगे कराए किसने? के जनरल साहब, आपने कुछ वीडियोस देखी, डॉक्यूमेंट्रीज देखी, जहां पुलिस वाले मुसलमानों के मकानों को चिन्हित करके जला रहे हैं, मार रहे हैं और पीट रहे हैं। कहने नहीं आपने वो वीडियोस देखी या नहीं? सबसे ज्यादा बाबर असलम तौसीफ खान के घर में मिला। क्या किसी ने जवाब दीजिए इनको मुजब्बिर, ये गैर जिम्मेदाराना बात है। क्या किसी ने साहब वो देखी वीडियोस की नहीं? आपने आईबी के आदमी को शहीद करवा दिया। एक घर को चिन्हित करके मुसलमानों के जलाया गया, एक घर के। मैं गली के झूठ बात है, मैं खंडन करता हूं मुजब्बिर, ये एलिगेशन में टीवी पे नहीं लगाने दूंगा। सीधे चलता हूं सिराज कुरैशी साहब के पास, सीधे चलता हूं सिराज कुरैशी जी के पास। सिराज कुरैशी जी आइए। मुजब्बिर, गैर जिम्मेदाराना बात नहीं कहने दूंगा मैं, यहाँ पर कोई भी देशद्रोही बात अपने चैनल पर नहीं होने दूंगा। सिर्फ सिराज जी को ऑडियो, पकड़ा जा रहा है, सिर्फ सिराज जी को ऑडियो। देखिए, बड़े मैं साफ अल्फाजों में कह दूं कि जो शाहीन बाग में जो आंदोलन चला था वो बिल्कुल गैर कानूनी था, भारत के खिलाफ था। उसका रीज़न है कि सीए जो बना है वो भारत के मुसलमानों से संबंधित ही नहीं है, मगर शाहीन बाग में और पूरे देश में इन चुनिंदा लोगों ने सीए को ऐसे बना दिया कि ये मुसलमानों के खिलाफ है, भारत के मुसलमानों के खिलाफ है। तो आप कान खोलकर सुन ले मुजब्बिर रहमान भाई कि जो ये बैठी थी शाहीन बाग में बिल्कुल इलीगल बैठी थी, भारत के खिलाफ बैठी थी और भारत को बचाने के लिए बिल्कुल नहीं बैठी थी। और ये वो लोग थे जो देश में बोलते थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो आप कान खोल के सुन ले जनाब, कान खोल के सुन ले जनाब कि दिल्ली के दंगों का जो आप बनाना चाह रहे हैं, विक्टिम कार्ड खेलना चाह रहे हैं, बिल्कुल गलत है। और सीए जो बना था वो भारत के सुरक्षाओं के लिए बना था। ध्यान दीजिए, आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, मैंने सीए पढ़ा हुआ है, आपको बता दूं। आपको नागरिकता भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन 5 से ले, देखिए भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, आपने पढ़ा होगा, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में आप पढ़िए सेक्शन आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक पढ़ लीजिए। पढ़ने लिखने से इनका लेना देना नहीं है। के बारे
मैं इनके साथ 1.5 महीने से वही बहस कर रहा आपको हूं। नहीं, ये पूरी आप बातें कर ले, मैं भड़काते हैं बताऊंगा लोगों फिर को, इनको। मुसलमानों को विक्टिम कार्ड करवाते हैं। आप आर्टिकल 5 पढ़िए, आर्टिकल 5 पढ़िए, सिटीजनशिप एक्ट पढ़िए, उसमें आपको पता लग जाएगा कि भारत के मुसलमान का सीए से कोई लेना देना नहीं था। हमने 56 मीटिंग की उस जमाने में, हमने कई बार बोला कि शाहीन बाग को खत्म कर दीजिए, हमने कई बार बोला कि निजामुद्दीन को जो लगा हुआ है वो खत्म कर दीजिए। आप लोग नहीं माने, आपने मुसलमानों को भड़काया। अभी मेजर जनरल साहब जो फरमा रहे थे, बहुत ही वाजिब फरमा रहे थे कि 99% भारत का मुसलमान अच्छा है, मगर 1% को आप लोग इतने बुरे ढंग से उसको सिखा देते हैं, उसको भड़का देते हैं कि जो नहीं, ये तो 99% में है, 1% में मुजफ्फर रहमान है, वो 99% में है, 1% में मुजफ्फर रहमान है। मैं भारत का मुसलमान हूं जनाब। ठीक है, मुझे जवाब देने दीजिए। शिराज भाई, भारत शिराज का भाई, मुसलमान हूं, भारत माता की जय बोलने वाला मुसलमान हूं। शिराज भाई, शिराज भाई, शिराज भाई, ठीक है, आपने मुजफ्फर बिल्कुल जवाब दीजिएगा, बिल्कुल जवाब दीजिएगा, बिना रुके 30 सेकंड बोलूंगा। लेकिन शिराज भाई ने भारत माता की जय बोला, आप भी बोल दीजिए। मैं इनको बताता हूँ, इन्होंने ना आप बोल दीजिए ना भारत माता की जय। भारत को प्यार करने वाले मुसलमान है ना, तो बोलिए भारत माता की जय। ये इस्लाम चला जाएगा इनका अगर ये भारत माता की जय बोल देंगे तो। और यही लोग ये सिखाते हैं मुसलमानों को कि भारत माता की जय। तो अपील कर रहा हूँ भाई, मैं जबरदस्ती काम कर रहा हूँ। शिराज भाई भारत माता की जय बोल सकते हैं, मुजफ्फर रहमान से नहीं बोल सकता। अरे अपनी माँ की जय बोलने में क्या दिक्कत है मुजफ्फर रहमान? नागपुर के ऑर्डर नहीं मानूंगा मैं नागपुर के ऑर्डर नहीं मानूंगा। मुझे बताइए ना, भारत माता की जय, अपनी माँ की जय बोलना क्या गलत है? मैं नागपुर के ऑर्डर नहीं मानूंगा, नागपुर के ऑर्डर नहीं मानूंगा मैं। मुजफ्फर रहमान जवाब देने दीजिए सिराजुद्दीन साहब, आप बता दीजिए कहां गलत है, मुझे बताइए कहां गलत है। आप चुप हो जाइए ना, मैं आपको जवाब देता हूँ। नहीं नहीं मुजफ्फर, पहले भारत माता की जय बोलना आपके पड़ेगा, दाढ़ी टोपी देख करके पहले मुझे भारत लगता है माता वो की जय बोलना फायदे की पड़ेगा नहीं, मुजफ्फर। बिल्कुल मैं नागपुर का अरे ये काली टोपी आप नहीं पहचान पा रहे, ये कश्मीरी काली टोपी है मुसलमानों की। आपको ये एम नहीं है, नागपुर से नहीं है, स्टूडियो नोएडा में है। नोएडा आपको अपील कर रहा है कि भारत माता की जय बोलिए, नोएडा आपको अपील कर रहा है कि भारत माता की जय बोलिए। मैं किसी नागपुर वागपुर को नहीं जानता। आप भारत माता की जय बोल के बता दीजिए क्या दिक्कत है आपको इसमें? मैं आपको सच्चा हिंदुस्तानी मान लूंगा। भारत माता की जय बोल दीजिए, मैं आपको सच्चा हिंदुस्तानी मान लूंगा। भारत माता की जय बोलिए, पहले भारत माता की जय बोलिए। आप मुझे जवाब देने दीजिए। भारत माता की जय बोलिए। भारत का रहते हैं ना, यही का खाते हैं ना, यही का पीते हैं ना। सुभाष चंद्र बोस का फॉलोवर हूँ, मैं जय हिंद बोलूंगा। मैं सुभाष चंद्र बोस का फॉलोवर हूँ, सुभाष का नहीं। मैं भारत माता की जय बोलने में आपका क्या जा रहा है सर? अरे सुभाष चंद्र बोस भी भारत माता की जय बोलते थे यार। जय हिंद बोलूंगा ना, भारत माता की जय सुभाष चंद्र बोस भी बोलते थे। भारत माता की जय सुभाष चंद्र बोस भी बोलते थे, भगत सिंह भी बोलते थे, भगत सिंह भी बोलते थे, जो जिनको आप मानते हैं। जय हिंद, हम हैं सुभाष चंद्र बोस के फॉलोवर। अरे भारत माता की जय बोलने में दिक्कत क्या है मुजफ्फर? ये आपका असली कैरेक्टर दिखा रहा है, ये आपका सो कॉल्ड कैरेक्टर दिखा रहा है। आपकी सोच इस देश के साथ अलाइन नहीं है, आपकी सोच इस देश के साथ अलाइन नहीं है, क्योंकि आप भारत माता की जय बोलने से इनकार कर रहे हैं। क्यों बताइए? सावरकर की सोच से बिल्कुल सोच नहीं रखते। 99% मुसलमानों की नाक कटाने वाले आप जैसे लोग हैं जो भारत माता की जय बोलने में शर्म महसूस करते हैं। आप नेशनल टीवी पे बैठे हुए हैं, पूरी दुनिया आपको देख रही है और आप भारत माता की जय नहीं बोल सकते। सुन तो लीजिए मेरी बात। नहीं, पहले भारत माता की जय बोलिए, पहले भारत माता की जय बोलिए। अरे आप राष्ट्रभक्त है ना, इस देश की मानते हैं ना। शिराज भाई भारत माता की जय बोल रहे, भारत माता की जय में क्या ऑब्जेक्शन है? मैं वंदे मातरम गाने को तो नहीं कह रहा हूँ आपको। उसका गैर कानूनी था क्योंकि वो मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, संविधान में ये। अरे भैया मेरे भारत माता की जय बोलो, मुजफ्फर का ऑडियो तब तक एयर पे नहीं जाएगा जब तक ये भारत माता की जय नहीं बोलते। जब तक ये भारत माता की जय नहीं बोलते मुजफ्फर का ऑडियो नहीं जाएगा। मुजफ्फर सवाल सुनिए, आपकी आवाज नहीं जा रही है। आपको दिक्कत क्या है भारत माता की जय बोलने में, ये बता दीजिए। आपकी आवाज एयर पर नहीं जा रही है, बता दूं मैं आपको। सुप्रीम कोर्ट का तो मुझे लगा आपको कानूनी और सही बात। अच्छा हेलो मुजफ्फर रहमान, आप देशभक्त आदमी हैं, देश के लिए 1.5 महीने से बैटिंग कर रहे हैं, आपको भारत माता की जय बोलने में दिक्कत क्या है? सभी धर्मों के जो नाम अरे मुजफ्फर रहमान, भारत माता की जय क्यों नहीं बोल रहे हो? धर्मों से मतलब भारत माता की जय बोल रहे, बकवास मत करो। तुम्हारा सीए के बारे में फुल फॉर्म नहीं पता होगा तुमको। भारत माता की जय बोलो पहले। आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक पढ़ लीजिए। बिल्कुल सही। और भारत माता की आप जय नहीं बोल पा रहे हैं। संविधान की। अरे भारत माता की जय बोलो, ज्ञान मत दो, देश सुनना चाहता है। कितने सच्चे राष्ट्रभक्त हो तुम। आप पीपल ऑफ इंडिया है तो भारत माता की जय बोलने में शर्म नहीं होना चाहिए आपको जनाब। मुजफ्फर
मुजफ्फर रहमान को ऑडियो मेरे शो में तब तक नहीं जाएगा जब तक वो भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। मुजफ्फर, सुना आपने? आपको ऑडियो तब तक मेरे शो में नहीं जाएगा जब तक आप भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। देखिए बोले जा रहे हैं, नॉन स्टॉप कमेंट्री। दोगले आदमी हैं आप। मैं बोल रहा हूं भारत माता की जय, भारत माता की जय बोलिए मुजफ्फर। जय मुजफ्फर, भारत माता की जय बोलिए। बताइए आप राष्ट्रभक्त हैं, पहले साबित करिए आप राष्ट्रभक्त हैं। आपको भारत माता की जय बोलने में दिक्कत क्या है बताइए? दिखाइए, चलिए मंगाइए। अरे भारत माता की जय बोलने में क्या दिक्कत है? नहीं बोल पाएंगे ये भारत माता की जय। मुजफ्फर, भारत माता की जय बोलने में क्या दिक्कत है? मैंने आपको दीपक जी पहले कह दिया, मैं नाथूराम गोडसे का फॉलोवर नहीं हूँ। ये आप इनसे कहना महात्मा दीजिए। गांधी भी भारत माँ की जय कहते थे, उनके तो फॉलोअर है ना। महात्मा गांधी के तो फॉलोअर है ना। महात्मा गांधी भी भारत माँ की जय बोलते थे, महात्मा गांधी नहीं बोलते थे। सभी बोलते हैं भारत माता की जय भाई मैं साहब। जय हिंद बोलता हूँ और वही बोलूंगा। नहीं, क्यों नहीं? भारत माता की जय क्यों नहीं? खुद महात्मा गांधी बोलते थे, जवाहरलाल नेहरू बोलते थे। आप तो संविधान को पूछते हैं, तो भारत माता की जय बोलने में क्या दिक्कत है बताइए? उनको बोलने दीजिए। क्या दिक्कत है आपको? क्या दिक्कत है बोलने में? महात्मा गांधी को तो मानते हैं ना। बाबा साहब अम्बेडकर भी बोलते थे भारत माता की जय। आप क्यों नहीं बोलेंगे? आप क्यों नहीं बोलेंगे भारत माता की जय? बताइए, आप क्यों नहीं बोलेंगे भारत माता की जय? कहाँ से इशू हुआ है सर्टिफिकेट? आप क्यों नहीं बोलेंगे भारत माता की जय? इसका जवाब दीजिए। आप क्यों नहीं बोलेंगे? नाज़रीन आप आइए। क्यों नहीं बोल रहे भारत माता की जय? बोल सकते। नाज़रीन आप आइए। ये खुद को सच्चा मुसलमान मानते ही नहीं है। इनकी आस्था नहीं है हिंदुस्तान में। ये सिर्फ कहने के लिए है भारत में। इनको बस हर तरह से इनको सियासत चलानी है अपनी। ये नहीं बोलेंगे भारत माता की जय। अब इनकी गर्दन, इनके जो नेता हैं वो हैदराबाद में बैठ करके हुसैन अहमद मदनी साहब को जानती हैं? सुनिए, साहब को मोहम्मद पहले आप भारत माता की जय बोल दीजिए। पहले आप भारत माता की जय बोलिए। पहले भारत माता की जय बोलिए। मैं जब सवाल पूछूंगा हिंदुस्तान जिंदाबाद कह दीजिए। चलिए हिंदुस्तान जिंदाबाद कह दीजिए। जय बोलिए। चलिए हिंदुस्तान जिंदाबाद ही कह दीजिए ना। यहाँ पर चलिए भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद कर दीजिए। नाम आपको उसमें मिल जाते। कुछ पढ़ के आया हिंदुस्तान से पहले। हिंदुस्तान जिंदाबाद तो कह दीजिए। हिंदुस्तान जिंदाबाद तो कह दीजिए। अरे मुजफ्फर भाई आप ठीक है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक लेते हैं। ये तो मेरा सवाल है। हिंदुस्तान के लिए नाज़रीन और क्या शब्द बुलवाए इनसे बोलो। हिंदुस्तान जिंदाबाद बुलवाए। और आप हमारी बहन के ऊपर बोल रहे हैं कि उनके जी बिल्कुल बुलवाइए। हिंदुस्तान जिंदाबाद बोल दीजिए। चलिए मुजफ्फर, भारत माता की जय नहीं बोली, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोल दीजिए। हिंदुस्तान जिंदाबाद बोल दीजिए। मातृवतन हिंदुस्तान जिंदाबाद। और बोलिए, आप भी चलिए बोलिए। ब्रेक के बाद मुजफ्फर रहमान जब तक भारत माता की जय नहीं बोलेंगे शो में उनको ऑडियो नहीं जाएगा। भारत माता की जय बोलने में एक राष्ट्रभक्त मुसलमान को क्या दिक्कत है? मेरी समझ के बाहर है। ब्रेक के बाद फिर आऊंगा।